नमस्ते भारत। अभी हम एडुटेरिया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट जो कि हिस्ट्री के एमसीक्यू को हम कवर कर रहे हैं उसे हम कंटिन्यू करते हैं। यह एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बुक को यह कवर करता है और इस तरह से यह आपके किसी भी एग्जाम, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, बीपीएससी टीचर हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें आपकी काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? ऋग वैदिक काल के बारे में क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो जो ऋग वैदिक काल का समय था उस समय जो है राजा को कर एकत्रित करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो ये भी कथन गलत है कि सामान्यतः ऋग वैदिक काल में ऐसा देखा गया कि जो राजा का पुत्र था वो राजा नहीं बनता था, यानी राजा का पद आनुवांशिक नहीं था। हालांकि इसे हम सामान्य तौर पे लेते हैं और एनसीईआरटी की पुस्तक में यही दिया गया है कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनता था, तो इसलिए इस कथन को भी हम गलत मानेंगे। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या है? असत्य है। पूछ रहा था सत्य कथन, तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो हम थोड़ा सा ऋग वैदिक काल के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो ऋग वैदिक काल को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वैदिक काल या फिर वैदिक संस्कृति को हम 2 भाग में बांट के देखते हैं। वैदिक संस्कृति को, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल का समय है वो ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे हम ऋग वैदिक काल का समय कहते हैं। वहीं 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का कम से कम आप ये टाइम पीरियड याद रखेंगे। कभी कभी बीपीएससी डायरेक्ट टाइम पीरियड भी पूछा है उठा करके। तो वैदिक संस्कृति को, वैदिक काल को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में। और जो ऋग वैदिक काल था या फिर पूर्णतः हम वैदिक संस्कृति को ही देखें तो वैदिक संस्कृति पूरी तरह से जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी और यहाँ जो लोग निवास करते थे उन्हें आर्य कहा गया। और ये आर्य जो थे, आर्यों का जो आरंभिक जीवन देखा जाता है तो वो मुख्यतः पशुचारण करके अपना काम चलाते थे। तो इस तरह से पशुचारण करने का जो साक्ष्य मिला है तो उससे हम कह सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ तक कि मैक्स मूलर से एक बीपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मूलर के द्वारा ये कहा गया है कि जो वैदिक संस्कृति में जो आर्य लोग यहाँ निवास करते थे वो आर्य कहाँ से आए थे? तो वो आर्य जो है मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे। अगर ये इंडिया है तो इंडिया के ऊपर जो ये मध्य एशिया वाला क्षेत्र है यहीं पर से आर्य आकर के जो है भारत में बसे थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मूलर का जो है कहना है। वहीं ऋग वैदिक काल के दौरान ऐसा देखा गया कि कार्य संपादन के लिए लगभग 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। कार्य संपादन के लिए 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। एक वर्ग पुरोहित या फिर कभी कभी इसको ब्राह्मण भी कहा जाता था। दूसरा वर्ग जो है राजा था। तो जो पुरोहित वर्ग थे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का काम कराने का ये कार्य करते थे। वहीं राजा थे, हालांकि उनके पास तो कोई ना ही राजधानी थी, ना ही किसी प्रकार की जो है राजधानी नगर थी, ना ही कोई महल था, ना ही कोई सेना थी और ना ही किसी प्रकार का ये कर एकत्र करते थे। हाँ, और सामान्यतः ऐसा देखा गया कि राजा का पुत्र राजा भी नहीं बन सकता था, जो कि यहाँ कथन में भी दिया हुआ है। एक पॉइंट को आप और याद रखेंगे, ऋग वैदिक काल के समय जो है एक 10 राग के युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग के युद्ध का वर्णन मिलता है जो कि किसके बीच जो है लड़ा गया था। तो ये 10 जन और राजा सुदास के बीच में 10 जन व राजा सुदास के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था और ये परुष्णी
परुष्णी या फिर रावी नदी के तट पर। अभी जो रावी नदी है उस समय जो है ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के समय इसको परुष्णी नदी कहते थे। तो परुष्णी नदी के तट के किनारे ये दसराग युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? 10 जनों के बीच और राजा सुदास के बीच। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इस दसराग युद्ध का वर्णन जो है मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है। एक पॉइंट आप और याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल से कि ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन वर्ण थे वो? एक तो थे आपके ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा जो है शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि अभी जो ऋग्वैदिक काल का जो समय था, इस समय जो 4 वर्ग में व्यवस्था बटी हुई थी वो जो थी वो कार्य विभाजन के आधार पर बटी हुई थी, व्यवसाय के आधार पर बटी हुई थी, ना कि जन्म के आधार पर बटी हुई थी। बाद में जब उत्तर वैदिक काल का समय आता है तब ये जो है जन्म के आधार पर हो जाता है। लेकिन अभी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर जो है बटा हुआ था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ये 4 प्रकार के वर्णों का जो वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। तो जो भी यहाँ पे फैक्ट्स की बातें की गई हैं, ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा लगभग पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। या फिर अन्य पीसीएस या फिर कोई अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है वैदिक काल से, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? सही विकल्प का यहाँ भी चुनाव करना है। पहला कथन क्या है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई थी। तो जब ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का समय आता है, उत्तर वैदिक काल का समय हमने क्या पढ़ा कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच को हम उत्तर वैदिक काल के समय के रूप में देखते हैं। और उत्तर वैदिक काल के समय ही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब की रचना जो है इस समय होती है, इसलिए इसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जो है ऋग्वेद की रचना हुई और बाकी का जो अन्य वेद है, 3 वेद, 4 कुल वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वैदिक काल के समय तो ऋग्वेद की रचना हुई, लेकिन बाद के समय में, बाद के समय में जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई, इसलिए हम इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है महिला और शूद्र की स्थिति काफी निम्न हो गई। उस समय जो जन्म के आधार पर ना बांट करके जो व्यवसाय के आधार पे बांटा गया था वर्णों को, अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है यह व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। वर्णों का जो विभाजन हो गया जन्म के आधार पर हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। तो व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाने से महिला और शूद्र की स्थिति जो है निम्न होती चली गई और उनको जो है वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये कथन क्या है? पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, तो ये भी सही है। ये भी कथन सही है कि अब जो है वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? जन्म के आधार पर हो गई। पहले क्या थी? व्यवसाय के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था थी, अब जन्म के आधार पर हो गई उत्तर वैदिक काल तक आते आते। तो दूसरा कथन भी सही है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। दोनों 1 और 2 सही विकल्प पूछा था, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्ति, प्रशंसा करना। और ये प्रशंसा करना किस संदर्भ में यहाँ प्रयोग हुआ है? तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर और भी जो बहुत सारे राजा हो गए, वो जो है अपने प्रशंसा में कुछ जो है लिखवाने का काम करते थे, या तो चट्टानों पर, पत्थरों पर, शिलाओं पर अपने जो है प्रशंसा में वो कुछ लिखाते थे जिससे कि उनके बारे में लोगों को जानकारी मिले। तो प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा है। और इसी प्रशस्ति को आपने पढ़ा होगा, इलाहाबाद प्रशस्ति, अगर आपको याद हो, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन में पूछी है कि इलाहाबाद प्रशस्ति को किसके द्वारा लिखा गया था। तो इलाहाबाद प्रशस्ति को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था,
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इसके द्वारा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा गया है, जो कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है। तो इसलिए प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो हरिसेन के द्वारा किया गया है। अभी हमने पढ़ा कि हरिसेन के द्वारा जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा गया है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, और समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है उस इलाहाबाद प्रशस्ति में किया गया है। तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति, दोनों एक ही है, में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो दक्षिणापथ यानी दक्षिण के जो शासक है उस कितने शासक की संख्या बताई है? तो 12 शासक, दक्षिणापथ के 12 शासकों का जो है वर्णन प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिसेन के द्वारा किया गया है। और इसमें हरिसेन जो है 4 प्रकार के राजाओं का वर्णन करता है कि इन 4 प्रकार के राजाओं के प्रति जो है समुद्रगुप्त की क्या क्या नीतियां रही। 4 प्रकार के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की क्या नीतियां रही, उसी का वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति में किया गया है। तो ये 4 प्रकार के राजा कौन कौन हैं? ये 4 प्रकार के राजा हैं, जिसमें कि आर्यावर्त के 9 शासक का वर्णन है। आर्यावर्त के कितने? आर्यावर्त के 9 शासक का वर्णन है। और इस आर्यावर्त के बारे में वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद जो है दक्षिणापथ के 12 शासक का वर्णन है। दक्षिणापथ के 12 शासक का वर्णन है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। और इस 12 शासक के बारे में हरिसेन के द्वारा बताया गया है कि इन सब के द्वारा जब समुद्रगुप्त के आगे समर्पण कर दिया गया तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। वहीं तीसरे प्रकार के राजा का जो वर्णन है वो पड़ोसी देश का वर्णन है। कुछ पड़ोसी देशों का वर्णन है, जिसमें कि कुछ नेपाल या फिर उस समय का जो असम, तटीय बंगाल क्षेत्र या फिर कुछ और भी क्षेत्र थे, उनका वर्णन है। और इसमें ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त के लिए लोग उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उनके दरबार में ये उपस्थित हुआ करते थे कुछ जो पड़ोसी जो राजा थे। वहीं चौथे प्रकार का जो राजा का वर्णन है वो बाह्य इलाके के शासक का वर्णन है। बाह्य इलाके के शासक का वर्णन है जिसमें कुषाण, शक, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। और श्रीलंका के शासक का भी यहाँ पर जिक्र है। और इन सब के बारे में बताया गया है कि इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो इस तरह से 4 प्रकार के राजा का वर्णन है इस इलाहाबाद प्रशस्ति में। आर्यावर्त के 9 शासक, दक्षिणापथ के 12 शासक, कुछ पड़ोसी राजाओं का वर्णन और कुछ जो है बाह्य इलाके के शासक, जिसमें कुषाण और शक वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, कि दक्षिणापथ के कितने शासक का वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में? तो 12 शासकों का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रम संवत की शुरुआत की गई है। और कब की गई है? तो 58 ईसा पूर्व में जो है 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। क्यों की गई है? क्योंकि शकों पर विजय के उपलक्ष्य के रूप में विक्रम संवत को प्रारंभ किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का शासक है? गुप्त वंश का शासक है। और ये गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक आता है? तो यही चंद्रगुप्त जो है द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है चीनी यात्री जो फाहियान है वो भारत आया था। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछता है किस शासक के काल में जो है चीनी यात्री फाहियान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था।
और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे, नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, घटकरपर हो गए, अमर सिंह हो गए, ये सब जो है कुछ प्रमुख जो है नवरत्न थे। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम हुआ जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। ये भी यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई है। तो इतना पॉइंट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। और ये हर्षवर्धन जो है दक्कन की ओर बढ़ के, दक्षिण के जो राज्य हैं वहां बढ़ने का जब ये प्रयास कर रहा था, तो उसी समय जो चालुक्य नरेश यानी चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, तो चालुक्य नरेश के द्वारा जो है रोका जाता है हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो वर्धन या फिर इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो वर्धन या पुष्यभूति वंश का ये शासक था। और वर्धन या पुष्यभूति वंश जो है कब उभरता है? तो गुप्त वंश के पतन के बाद। जो गुप्त वंश, अभी हम चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त पढ़ रहे थे, तो गुप्त वंश के पतन के बाद जो है इस वर्धन वंश का उभार होता है और इसी वंश का ये शासक रहता है हर्षवर्धन। और इसी हर्षवर्धन के शासन काल में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है किसके शासन काल में आता है? तो इसके शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। और साथ ही साथ जो है हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि होता है बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। इस बाणभट्ट के द्वारा जो है 2 पुस्तक लिखी जाती है, एक है कादम्बरी, एक है आपका कादम्बरी, दूसरा है हर्षचरित्र। कादम्बरी और हर्षचरित्र पुस्तक जो है, कादम्बरी और हर्षचरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? बाणभट्ट के द्वारा। वहीं जो है हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक लिखी जाती है, इनका भी आप नाम याद रखेंगे। एक है प्रियदर्शिका, एक है आपका प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है आपका नागानंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये तीनों संस्कृत में लिखा गया नाटक है। तीनों संस्कृत में लिखा गया नाटक है और इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? इसी हर्षवर्धन के द्वारा की जाती है। तो इतना आप पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो पल्लवों के काल में जो है नगरम व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था। जो व्यापारी का बड़ा संगठन होता था उसको नगरम कहा जाता था। और एक तरह से शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का इस पर जो है, इस नगरम पर नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का जो अर्थ होता है, जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। जो जन के बसने की जगह को हम क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज है, जहाँ पर कुछ बहुत ही फैक्चुअल या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल रहेगा, तो वहां पर हम जो है रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो महाजनपदों का उद्भव जो है लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ है। महाजनपदों का उद्भव कब हुआ है? लगभग 2500 साल पहले हुआ है। इस महाजनपद के बारे में जो है डिटेल्स हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो आप हमारे इस जो है यूट्यूब चैनल को या फिर इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह जो है हमें एक मोटिवेशन मिलता है लगातार वीडियो अपलोड करने का और मेहनत करने का। तो फिर मिलते हैं इसी तरह। धन्यवाद।